नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह बहुत सारी है, लेकिन हाईलाइट में आजकल डिलिमिटेशन यानी परिसीमन है। परिसीमन जो 1952 से एक लीगल प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो जम्मू कश्मीर में जाकर कैसे रोड़े अटकाने जैसा काम बन गया है। चुनाव प्रक्रिया से परिसीमन का कितना बड़ा रोल है, ठीक पहले चुनावों की परिसीमन खत्म हो जाएगा या फिर जो विरोधी पार्टियां इस समय कह रही हैं, एक सबसे बड़ी पार्टी जो इस समय इसकी पक्षधर है, इसके साथ है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, वो बीजेपी है। लेकिन पीडीपी से लेकर एनसी और कश्मीर में एक्टिव रहने वाली वहां की स्थानीय पार्टियां ये कह रहे हैं कि परिसीमन सिर्फ एक चाल है, कुछ समय निकल जाएगा, चुनावों तक बात पहुंच जाएगी और तब तक एक खास पार्टी बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल विरोधी खेमे उठा रहे हैं, ये कहकर कि जो पकड़ स्थानीय पार्टियों की कश्मीर में थी, अब वैसी पकड़ जम्मू में बनाने के लिए एक नई कोशिश हो रही है जिसका नाम परिसीमन है। लेकिन उस परिसीमन की प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल किया गया है जो इसके धुर विरोधी भी हैं। एनसी, पीडीपी, तमाम पार्टियों को इसमें सदस्य के तौर पर भी कुछ पार्टियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले पीडीपी ने कहा कि वो इस परिसीमन टीम के सामने ही नहीं जाएगी। एनसी ने देर होते हुए फैसला जरूर लिया कि टीम के सामने जाएंगे। कश्मीर से ये टीम पहुंच गई है जम्मू। तो आज इसी पर सवाल करेंगे कि जम्मू की भूमिका इस बार के परिसीमन में इतनी बड़ी हो गई है कि कश्मीरी पार्टियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी। रविंदर रैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंदर रैना जी, पहला सवाल मेरा जम्मू को लेकर है, जहां पर आप हैं, टीम से मिले, बात हुई, सवाल हुए, मुलाकात अच्छी हुई, क्या सिलसिला है ये जिसमें जम्मू की बहुत ज्यादा चर्चा परिसीमन की आयोग की टीम की मुलाकात को लेकर है? कश्मीर से तो कारवां निकल गया, जम्मू में आकर अब बात हो रही है। क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों के विजन में शामिल हैं, चाहे वो लद्दाख को लेकर रही हो, चाहे वो पीओके की सीटें हैं, जो चाहे वो कश्मीर का मसला है, कश्मीरी पंडितों का है और जम्मू की भूमिका, क्या क्या चीजें आप लोगों के विजन में है कि इन बातों पर तो बात होगी ही इस बार? जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन के लिए जो परिसीमन आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन, वो 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर है। यहां उसने कश्मीर घाटी के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मुलाकात की और सोशियो पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात की, वहां के सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोगों से बात की। वहीं जम्मू संभाग के अंदर भी लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकातों का दौर जारी है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स हुआ था, वो सन 1995 में हुआ था जी। और हम सबको मालूम है कि जो 1995 में डिलिमिटेशन हुआ था वो टोटल फ्रॉड हुआ था और जालसाजी हुई थी। असेंबली सीट्स की बंदरबांट की गई थी 1995 की। ना तो एरिया का ध्यान रखा गया, ना टेरेन्स का, ना कनेक्टिविटी, ना कम्युनिकेशन, ना बेसिक जो फंडामेंटल एमिनिटीज होती हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, उन सबको दरकिनार करते हुए 1995 में जो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो सीटें बनाई गई थी वो टोटल फ्रॉड था। उसके चलते रीजनल इम्बैलेंस हुआ और तब से लेकर 25-26 वर्षों में लगातार ये मांग उठती रही है कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर डिलिमिटेशन होना चाहिए। अब जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद डिलिमिटेशन आयोग का गठन किया गया और लगातार इस कमीशन ने अपनी मीटिंगें दिल्ली में की, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जब हमने बात रखी तो हमने वो सारे तथ्य डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे। हमने बताया कि किस प्रकार 1947 से लेकर आज तक यहां के जो हुक्मरान हैं उन्होंने किस प्रकार जालसाजी और षड्यंत्र किया। हर प्रकार का डेटा हमने उनको उपलब्ध करवाया, हर क्षेत्र का, हर जिले का डेटा जो उन्होंने हमसे मांगा हमने उपलब्ध करवाया और साथ ही साथ हमने यहां जम्मू संभाग की सीटों की बात की। जम्मू का एरिया अधिक है, जम्मू की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, कनेक्टिविटी लेस है, यहां जो बेसिक एमिनिटीज हैं लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर,
रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेरेन्स, ये सारी चीजें हमने उनके सामने एरिया वाइज, जिला वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमने रखा और हमने कहा कि यहां जस्टिस होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है। उसी के साथ साथ हमने डिलिमिटेशन कमीशन से मांग की कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, पीओजेके, वहां की 24 सीटें जम्मू कश्मीर की असेंबली में फ्रीज करके रखी हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला करके हमारे एक बड़े भाग पर कब्जा किया है, जिसको पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पीओजेके कहते हैं। वहां की 24 सीटें उनको डिफ्रीज किया जाए और 8 सीटों को खोलने की हमने मांग की है, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो पॉपुलेशन माइग्रेट करके वर्तमान में हमारे जम्मू कश्मीर में है, वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन उस वक्त 1/3 जनसंख्या वहां से विस्थापित करके यहां आई। तो 24 सीटों की 1/3, 1/3, 8 सीटें। तो भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि पीओजेके की 8 सीटें डी रिजर्व की जाएं। वहीं जो कश्मीरी पंडित हैं, जिनको बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से निकाला गया, उनको भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएं। नॉर्थ कश्मीर में 1 सीट, सेंट्रल कश्मीर में 1 सीट और साउथ कश्मीर में 1 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए, ताकि कश्मीरी पंडितों को भी आने वाले विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। इसी तरह प्रकार हमने जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवालों के लिए एसटी, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा है उनको, उनके लिए हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पूरे भारत में है, और 70 साल यहां एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने गुज्जर बकरवालों को यहां कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं लेने दी, उनके वोट लिए, उनको हक नहीं दिया। हमने कमीशन से कहा कि गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। और साथ ही साथ हमने यह भी मांग की, जो हमारे जम्मू कश्मीर में दलित समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के हमारे भाई बंधु हैं, उनको भी हमारे देश के संविधान के मुताबिक एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो दलित समाज, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो वर्ग है, उनको भी जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशंस। ठीक है रविंद्र रैना जी, ये तो बात हुई कि आप लोगों ने क्या कहा, लेकिन इनमें से क्या पीओके की जो सीटों की आपने बात की डिफ्रीज करने की, क्या ये मुमकिन है? क्या ये प्रोसेस में है कि अगर परिसीमन हो रहा है तो वो टीम उस तरफ भी नजर डाल सकती है, जो बातें आपने पीओके की सीटों को लेकर कही है? कितने चांसेस हैं इस बात के कि वो डॉक्यूमेंटेशन या ऐसा कौन सी बात से वजन बढ़ेगा इसमें कि मुमकिन है उस पर सीटों को डिफ्रीज किया जाए? देखिए प्रियंका जी, पीओजेके भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। जब 2014 में नौशहरा सुंदरबानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए चुन के आया, मैंने असेंबली के अंदर देखा 24 सीटें उन पर वैकेंट लिखा है। वो हमारी असेंबली के अंदर सीटें हैं, उनको वैकेंट रखा गया है, हम क्यों नहीं भरेंगे? और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, जो 239A, जो पौंडीचेरी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसको हमने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने अडॉप्ट किया है, वो इस बात की परमिशन देता है, या तो आप चुनाव करा सकते हैं या उन सीटों पर वहां नॉमिनेशन करके 8 नॉमिनेटेड एमएलएस विद वोटिंग राइट्स, ये आप विधानसभा में भेज सकते हैं। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो पौंडीचेरी मॉडल ऑफ गवर्नेंस यूटी का हमने जम्मू कश्मीर के लिए अडॉप्ट किया। जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो जिस एक्ट के तहत हमने जिस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किया है, वो इस बात की परमिशन देता है कि आप या तो वहां के सीटें रिजर्व करके उनका चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वहां से 1947 में जो लोग हमारे पास आए, हमारे पास उनका डेटा है। मोदी सरकार ने 5.5 ठीक है रविंद्र रैना जी, अब थोड़ी सी बात इस पर पॉलिटिकल पार्टियों पर भी बात करेंगे कि जहां जहां पर इस बात को लेकर नाराजगी है, वहां एक प्रक्रिया के खिलाफ किसी के जाने का मतलब ये होता है कि या तो उसे उसमें भरोसा नहीं है या फिर कोई डर है। मैं उस पर आऊंगी, पॉलिटिकल पार्टियों के फायदे नुकसान पर। लोगों का क्या फायदा होगा अगर चुनाव से पहले परिसीमन पूरा हो और फिर चुनाव हो? आतंकवाद, वहां के स्थानीय मुद्दे, अलगाववाद है,
कश्मीरी पंडितों की बात है, रोजगार का मामला है, ये सब कैसे लोगों को समझ में आएगा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी तो चुनाव फायदेमंद लोगों के लिए भी होगा या उनकी दिक्कतें दूर होंगी इससे? देखिए, परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन करना हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि आज की डेट में जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं है, असेंबली भंग कर दी गई थी और दोबारा से नया अध्यादेश जारी करके 90 सीटें गठित करने की बात की थी। क्योंकि इससे पहले हमारे पास 87 सीट्स होती थी, जिसमें से 4 सीटें लद्दाख की थी, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग हो गई, तो 87 में से 4 माइनस हो गई तो 83 सीट्स बची। लेकिन जिस डिलिमिटेशन कमीशन जिनके लिए यहां मेहनत कर रहा है, एक्ट जो नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जम्मू कश्मीर यूटी का, वो कहता था कि 90 असेंबली सेगमेंट्स होंगी, तो हमको 90 सीटें जो है उनकी टेरिटरीज डिफाइन करनी है। आज की डेट में असेंबली सेगमेंट्स नहीं है, अर्थात इलेक्शंस ही नहीं हो सकते हैं। पहले हमको डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करके सीटों की हदबंदी करनी है, सीटों का एरिया डिफाइन करना है, उसके बाद विधानसभा का गठन होगा और उसके बाद भारत देश का जो चुनाव आयोग है वो ये निर्णय लेगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होंगे। क्योंकि चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में चुनी हुई सरकारों का महत्व है। जो चुनी हुई सरकारें हैं वो अपनी जनता के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं, चाहे वो एमएलएज हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता उनसे सीधा संवाद करती है, इसलिए चुनी हुई सरकार का अपना महत्व है। यहाँ तो चलिए लोगों के पास मौका है, पार्टियों के पास मौका है ये बताने का कि उनका अपना क्या ऐसा कारण है कि कौन कौन सी वो मांगे हैं जो आयोग को नजर में रखनी चाहिए जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो। लेकिन यहाँ एक सवाल ये कि जो कश्मीर की पार्टियां हैं क्या वो सहम गई हैं? कौन सा ऐसा डर है, ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली से निकलने के बाद जब उन्हें परिसीमन की भनक लगी और आयोग की टीम ने काम करना शुरू किया तो कुछ और ही स्थिति नजर आ रही है? कश्मीर का पलड़ा हल्का हो रहा है, जम्मू का पलड़ा भारी हो जाएगा, ये सब क्या है? राजनीतिक पार्टियों के मन में कोई डर है या कोई ऐसा झटका उनको महसूस हो रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा जो उन पार्टियों को परिसीमन प्रोसेस में ही इतना बुरा लग रहा है, इतना विरोध, इतनी खिलाफत दिख रही है? देखिए प्रियंका जी, मैंने शुरू में ही कहा है कि 1995 में जो लास्ट टाइम डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड था, बंदरबांट की गई थी, जलसाजी की गई थी। अब इन लोगों को लगता है कि बहुत क्रेडिबल पर्सनालिटी हैं और श्री सुशील चंद्रा जी हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, बहुत क्रेडिबल ऑफिसर हैं। उनके साथ जो सारी टीम है, एक क्रेडिबल लोगों को इस कमीशन का मेंबर बनाया गया है जो सारे नियमों का पालन करते हुए यहां डिलिमिटेशन करेंगे। यहां 6 पॉइंट्स हैं, केवल पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होगी जी। हालांकि पॉपुलेशन में भी 2001 और 2011 की जो सेंसस है वहां बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर छेड़छाड़ की गई है, लेकिन पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा 5 और ऐसे मुद्दे हैं कि टेरेन कैसा है, टोपोग्राफी एरिया की कैसी है, वहां की कनेक्टिविटी कैसी है, रोड के वहां का कम्युनिकेशन कैसा है, वहां के अंदर बेसिक फैसिलिटीज कैसी हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, वहां के अंदर जो कॉम्पैक्टनेस है, ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस वो कितनी है, और पॉपुलेशन। ये 6 अलग अलग विषयों पर चर्चा करके डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। सबसे बड़ा डर तो पॉपुलेशन कैलकुलेशन पर लग रहा है कि वहां जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, जहां की पॉपुलेशन कम है उनकी तो बात का पता नहीं क्या होगा। नहीं, पॉपुलेशन प्रियंका जी एक मुद्दा है, पॉपुलेशन के आधार पर सारा डिलिमिटेशन नहीं होगा। भारत का संविधान और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट यह कहता है कि 6 ऐसे मुद्दे हैं, पॉइंट हैं जिनको कंसीडर करके डिलिमिटेशन होगी। ठीक है, केवल पॉपुलेशन के आधार पर नहीं जरा होगी। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर दीजिए कि अगर पॉलिटिकल रिस्पांस जो विरोध का दिख रहा है अगर ये आगे बढ़ता है, क्योंकि कुछ पार्टियों तो ये भी कहा ना चुनाव
तब होना चाहिए, पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। फिर लोगों ने कहा हम परिसीमन की टीम के सामने नहीं जाएंगे। एक पार्टी गई भी नहीं और उस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की। ये विरोध अगर चलता रहेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा? पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देखकर आपको क्या लग रहा है इस समय? देखिए, तकलीफ उनको हो रही है जिन्होंने 70 साल यहां फ्रॉड किया है। 70 साल इन्होंने देश के कानून यहां जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिए। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने 70 साल यहां फ्रॉड किया, और आज जब धारा 370 समाप्त हो गई, देश का कानून यहां लागू हो गया, देश का झंडा यहां सर्व जगह हर जगह के ऊपर लहरा रहा है, 2 कानून 2 विधान 2 निशान मिटा दिए गए, पूरा जम्मू कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन भारत के साथ कर दिया गया, तो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उसके मायने हम समझते हैं कि इन लोगों को क्या तकलीफ है। इनके फ्रॉड, इनकी साजिशें, इनके छल और कपट अब यहां और हम सहन करने वाले नहीं हैं। भारत देश के और डिलिमिटेशन कमीशन के कानून के मुताबिक यहां सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर भारत है। ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है कि खैरात में इसको बांटता फिरे कोई। ये अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के बाप दादा की जागीर नहीं है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का जम्मू कश्मीर है। अगर इस समय कश्मीर की पार्टियों को और उन पार्टियों को जो बैठक से निकली थी दिल्ली से, अगर एक समय के बाद उनको ये लगने लगा है कि किसी एक का फायदा हो रहा है और बाकी का नुकसान हो रहा है, कोई रास्ता है उन्हें समझाने का, या समझाने वाला रास्ता आप लोगों ने छोड़ दिया है? क्योंकि 370 हटने के बाद जो हल्ला हुआ था उसके बाद एनसीपीडीपी की हालत कश्मीर के अंदर सब लोग देख रहे हैं। क्या ये सिर्फ दिखावा भर तो नहीं है कि हमें परिसीमन से एतराज है और अंदर खाते तैयारी भी चल रही हो चुनाव की? देखिए, ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के। 70 साल इन्होंने यहां शासन किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, कई सालों तक यहां एमएलए रहे हैं। इनको जम्मू कश्मीर के एक एक चीज से ये वाकिफ हैं। इनको अब ये मालूम है कि इनकी मनमानियां और धांधलियां अब जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार नहीं चलने देगी, इसलिए इनके पेट में तकलीफ हो रही है। जम्मू कश्मीर की जनता इनको अच्छे से समझती है, जानती है, और जम्मू कश्मीर की जनता ने इनके काले खेल पिछले 70 साल में देखे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी कानून इन्होंने लागू नहीं होने दिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं होने दिए, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स यहां लागू नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटी यहां इन्होंने 70 साल लागू नहीं होने दिया। क्या कारण था? क्योंकि ये अपनी मनमानियां और धांधलियां करते थे। ये सारी अब मोदी सरकार ने समाप्त कर दी हैं। संविधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से, तर्क संगत और न्याय संगत जिसने यहां अपना राजनीतिक यहां गतिविधियां करनी है वो करेगा। षड्यंत्रकारी राजनीति को ना हम यहां चलने देंगे और ना उसके लिए यहां कोई जगह है। जम्मू कश्मीर की जनता इन सब षड्यंत्रकारी नेताओं को जानती है। इन्होंने बम, बंदूक और पिस्तौल और गोलियों की यहां दुकानें सजा के रखी हैं। अपने बच्चे इनके लंदन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब लोगों को पत्थरबाजी में और सड़कों पर हड़तालों के लिए इन्होंने लगाया। अब इनकी मनमानियां नहीं चलेंगी। जम्मू कश्मीर की जनता इनका इतिहास जान चुकी है और इनको भी मालूम है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनका आधार समाप्त हो चुका है। इसलिए ये इस प्रकार की बहानेबाजी करके कभी बाइकआउट डिलिमिटेशन कमीशन का करेंगे तो कभी चुनावों में बाइकआउट की बात करेंगे, लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आपने जो जिला परिषद के चुनाव थे, डीडीसी के इलेक्शंस, आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में 80% लोगों ने वोट डाले हैं, 80% वोट डाले हैं। लोगों को मालूम है कि हमारी मददगार कौन है और हमें हक देने वाला कौन है, हमारा इंसाफ कहां है। लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जानते हैं। इसीलिए जब धारा 370 को हटाया, एक पत्थर नहीं चला जम्मू कश्मीर के अंदर। 370 के बाद जम्मू कश्मीर बदला, परिसीमन के बाद और बदल जाएगा, चुनाव के बाद तकदीर बदल जाएगी। एक सवाल है मेरा आपसे, जम्मू के लोगों के साथ दशकों से भेदभाव हो रहा है, ये आपकी पूरी पार्टी की एक लाइन है। ये भेदभाव अब चुनाव के बाद कैसे, किस रास्ते पर चलकर खत्म होगा, और कैसा भेदभाव आपको जम्मू संभाग के साथ में नजर आता है जो पहले से हो रहा था? जम्मू जो है ये राष्ट्रवादी लोगों की बुलंद आवाज है। जम्मू जो हमारा डोगरा स्ट्रॉन्ग बेस्टन है, ये हिंदुस्तान है, ये देश है। ये चाहे यहां रहने वाले चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है,
यहां तक कि कश्मीर के अंदर भी अधिकांश जो मुसलमान लोग हैं वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। कश्मीर के अंदर 95% कश्मीर के मुसलमान भी दिल से हिंदुस्तानी हैं। उनके दिल में हिंदुस्तान और भारत और तिरंगा झंडा बसता है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव सिंह जी, ऋषि कुमार कौशल जी, दया कृष्ण कोतवाल जी जैसे लोगों ने संघर्ष किया, तो कश्मीर घाटी के अंदर मोहम्मद मकबूल शेरवानी जैसे लोग, मास्टर अब्दुल अहद लोन साहब जैसे लोगों ने भी अपने गले कटवाए, लेकिन हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। लेकिन 70 साल यहां जो सरकारें रही, उन्होंने जानबूझकर जम्मू के साथ धोखा किया, जम्मू के साथ इनजस्टिस किया। जम्मू रीजन जहां 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कठुआ, सांबा, जम्मू, रजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ है, इनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस 70 साल यहां की सरकारों ने, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने किया। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, आपने देखा जम्मू के अंदर एम्स, 7 मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू, उज मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, शाहपुर कंडी हो, जम्मू, दिल्ली, अमृतसर, कठुआ, सांबा, जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे हो, जम्मू अखनूर फ्लाईओवर, और अखनूर से लेके सुंदरबानी, नौशहरा, रजौरी, पुंछ नेशनल हाईवे हो, जम्मू की रिंग रोड्स हो, बॉर्डर के एरिया के अंदर बंकर्स का काम हो, इंटरनेशनल बॉर्डर पर एलओसी की तर्ज पर रिजर्वेशन हो, गुज्जर बकरवाल लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो और उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हो, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग, पहाड़ी समुदाय है जम्मू कश्मीर में जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा में बसता है, जहां 80% मुसलमान हैं और हिंदू और सिख लोग भी हैं, वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं। 70 साल उनके साथ अन्याय किया एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने। आज मोदी सरकार आई है, उनको 4% रिजर्वेशन दिया गया है। इसी प्रकार बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहां बन रहे हैं। कितने कॉलेजेस या कितने हाई सेकेंडरी स्कूल्स, 20 दिनों के अंदर कोविड केयर हॉस्पिटल यहां जम्मू के अंदर डीआरडीओ ने बनाया। इसी प्रकार कश्मीर घाटी के अंदर भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज गांव गांव के अंदर अरबों खरबों रुपए के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टियर पंचायती राज सिस्टम मोदी सरकार ने दिया। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने तो कभी सरपंचों और पंचों का चुनाव नहीं कराया। ठीक है रविंद्र रैना जी, मोदी एक सरकार सवाल, ने, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं वो एक तरफ है और पुरानी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आगे क्या होगा उस पर आप काम करेंगे, या जो भी सरकारें बनेंगी वो काम करेंगी, जिम्मेदारी समझेंगी। कश्मीर का पलड़ा वहां की पार्टियों के लिहाज से उनको लगता है बड़ा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, उनका दबदबा होना चाहिए। ऐसा ही हाल जम्मू के साथ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास से या वहां के काम से मतलब है, पार्टियां आपस में कैसे लड़ती है उससे नहीं है। एक सवाल यह है जो विरोधी पार्टियां ज्यादातर ये पूछ रही हैं कि असम में भी परिसीमन होना था, वहां चुनाव हो गया, परिसीमन नहीं हुआ, फिर जम्मू कश्मीर में ही परिसीमन वाली बात कैसे आके अटक गई? अगर इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हो कि परिसीमन का क्या ये सही समय है या ये परिसीमन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो क्या पहले चुनाव हो सकते थे या फिर एक प्रक्रिया है और लंबे समय से छूटी हुई थी तो अभी क्यों नहीं? इस पर क्या आपका रिएक्शन है? क्योंकि पीडीपी ने इससे कहा है पार्टी विशेष का विजन परिसीमन। कश्मीर और असम के मामले में बहुत फर्क है जी। असम में टोटल सीट्स उतनी ही हैं जितने के लिए डिलिमिटेशन, वहां एरिया की एडजस्टमेंट होनी थी, वहां सीट्स नहीं बढ़नी थी। अब चूंकि लद्दाख की 4 सीटें अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली से निकाल दो तो 87 में से 4 माइनस कर दो तो पीछे रहती हैं 83 सीट्स। लेकिन जो नए डिलिमिटेशन, नया एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन, जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, उसमें 90 सीटें रखी गई हैं। तो क्या हम 83 सीट्स पर चुनाव कराएंगे तो 7 सीटों का क्या होगा? इसलिए पूरा का पूरा डिलिमिटेशन होना है 90 सीटों के लिए, 90 सीटों की असेंबली होगी। इसलिए डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले कराना बहुत जरूरी है, वरना यहां तो असेंबली का गठन ही नहीं होगा। जब असेंबली नहीं होगी, सीटें आइडेंटिफाइड नहीं होगी कि 90 सीटें कौन कौन सी हैं, तो चुनाव कैसे हो सकता है? ठीक है रविंद्र रैना जी, आपने इतना समय दिया, विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए और ये भी बताने के लिए कि चाहे वो जम्मू है या कश्मीर है, दोनों को मिलाकर बात एक ही है कि दोनों की अपनी जो पुरानी समस्याएं हैं
या जिस भी कारण से एक लंबे समय से डिलिमिटेशन या परिसीमन का प्रोसेस नहीं हुआ है उसे पूरा कर लिया जाए। 2026 में फिर से देश के कुछ हिस्सों में परिसीमन होगा, लेकिन 2021 अगले 5 साल इंतजार जम्मू कश्मीर में ना करते हुए इसी बार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। टीम काफी समय पहले बन गई थी, कोरोना काल बीच में आया और इसके बाद जो स्थिति देश के अंदर हुई उससे ये प्रक्रिया धीमी हो गई, कुछ समय के लिए रुक गई। लेकिन जैसे ही परिसीमन आयोग की टीम एक्टिव हुई वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियां भी एक्टिव हो गई। कश्मीर से सबसे ज्यादा आवाज इस बात को लेकर है कि शायद जम्मू के खाते में इतनी सीटें आ जाएंगी कि यहां पॉलिटिकल जो समीकरण है, राजनीतिक पार्टियों का जो गणित है वो गड़बड़ा जाएगा। और 370 के झटके के बाद पार्टियां और सहमी है कि कहीं परिसीमन का रिजल्ट भी वैसा ही साबित ना हो, एक और सरप्राइज उन लोगों के लिए ना हो। हमारे साथ रविंद्र रैना थे कि किस तरह से बीजेपी ने जब आयोग की टीम से सदस्यों से बात की तो अपनी मांगों को रखा। कश्मीरी पंडितों का जिक्र हुआ, SC ST के लिए आरक्षित करने के लिए सीटों का जिक्र हुआ, POK के नाम पर जो इस समय फ्रीज की हुई सीटें हैं उनमें से भी कुछ डीप फ्रीज करने पर बात हुई। लेकिन क्या फैसला होगा, परिसीमन से कितनी स्थिति बदलेगी, किसकी सीटें बढ़ेंगी और कहां जो सियासी टेंशन है वो जाकर रुकेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।